विश्व शांति परिषद, वर्ल्ड पीस काउंसिल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके साथ हमारी संबद्धता है। नहीं, इसमें कोई दलों के मेंबर वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन है, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, जो समझते हैं कि भारत को कोई एक धर्म विशेष पर आधारित राष्ट्र होना चाहिए, या जो किसी धर्म विशेष का होने पर गर्व करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर भाई वो हम लोगों से दूर रहते हैं, वो खुद ही नहीं आते। नमस्कार, एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं देशबंधु के प्रधान संपादक ललित सुरजन जी से। ललित जी की पत्रकारिता के अलावा सामाजिक और साहित्यिक सरोकारों में गहरी रुचि रही है, ये हम सब जानते हैं, और हम उनसे उन्हीं सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एप्सो की। जी हाँ, अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन यानी एप्सो के साथ ललित जी का लंबे समय से जुड़ाव रहा है। आपको बता दूं कि एप्सो एक जनतांत्रिक बहुलतावादी संगठन है जो विश्व शांति और दुनिया के दूसरे देशों और जनता के बीच एकजुटता कायम करने का काम करता है। एप्सो युद्ध, शोषण, गैर बराबरी, संकीर्ण मतवाद, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, जातिवाद, अंधविश्वास, कट्टरता और रूढ़िवाद का विरोध करता रहा है। एप्सो एक गैर दलीय सामाजिक संगठन है जिसमें वे लोग शामिल हो सकते हैं जो लोग शांति प्रेमी और स्वाधीनता प्रेमी हैं, जिनकी जनतंत्र, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा में आस्था है, और जो इस उद्देश्यों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्सो की, और एप्सो और उनके साथ लंबे समय से ललित जी के अनुभवों की। ललित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। फिर से आप इस कार्यक्रम में आपने अपना समय निकाला। सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहता हूँ ललित जी की एप्सो के गठन का उद्देश्य तो समझ में आता है, जो मैं अभी कह रहा था, हाँ। से समझ में आता है, लेकिन इसका गठन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और आप कैसे जुड़े इससे? राजीव, इस परिचय में ही बहुत कुछ तुमने बतला दिया है। तो मेरी अपनी जो स्वाभाविक रुचि है जो इन सारे विषयों में काम करने की रही है जी। और एप्सो की स्थापना 1951 में और दिल्ली में ही हुई थी। देश की स्वाधीनता के लगभग तुरंत बाद ही इसका गठन हो गया था, और इसमें भारत के बहुत सारे जाने माने बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, फिल्मों से जुड़े हुए लोग, और कुछ नाम जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर अटल, जो डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी फिल्म और उनसे परिचित ही हो गए। तो वो जो चीन में हमारा डॉक्टरों का की जो टोली गई थी कांग्रेस ने और नेहरू जी के कहने से भेजी गई थी, डॉक्टर अटल उस के नेता थे वो, और ख्वाजा अहमद अब्बास, बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर और ऐसे अपने समय के बहुत सारे जाने माने लोग इसके साथ में जुड़े रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है प्रारंभ में दो संगठन थे। एक तो ये था कि जो अफ्रीका के देश हैं उनके साथ में एकजुटता के लिए एक संगठन था, और दूसरा एक भारत की अपनी एक शांति समिति जैसी, ये दो संगठन थे। दोनों मिलकर एक साथ आए और फिर अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन का गठन हुआ। और ये मैं बतलाना चाहूँगा कि विश्व शांति परिषद, वर्ल्ड पीस काउंसिल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके साथ हमारी संबद्धता है, क्योंकि शांति और एकजुटता की जो बात है तो विश्व के अन्य देशों और अन्य देशों के नागरिकों के साथ में बात है। तो और मेरा जो जुड़ाव है उसको भी लगभग 50 साल पूरे होने को आए हैं, और लेकिन मैं ज़्यादा थोड़ा सक्रियता के साथ जुड़ा जब रायपुर में, मुझे सन याद नहीं आ रहा है, 78-79, जब रायपुर में मध्य प्रदेश चैप्टर जो है उसका प्रांतीय अधिवेशन हुआ, और उसमें फिर हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। तो तब से मैं फिर और अच्छे से जुड़ गया, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते, और काम करने का एक मौका मिल रहा है तो कर रहे हैं।
जी, तो जैसा कि एप्सो के बारे में हम जानते हैं कि ये गैर सरकारी और गैर राजनीतिक दल वो संगठन है, हाँ। लेकिन कई राजनीतिक दल के मेंबर जो हैं इससे संबद्ध हैं। हाँ। तो आखिर पहली बात तो ये है कि कैसे हैं, एक तो ये, और दूसरा ये कौन कौन से दल के मेंबर, अगर कुछ नाम नहीं, इसमें कोई दलों के मेंबर की वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन है। तो अब अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में है लेकिन उसकी आस्था हमारे उद्देश्यों में और कार्यक्रमों में है, तो वो जब ये इसमें सदस्य बनता है तो वो अपनी निजी हैसियत से सदस्य बनता है। और देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और भारत में तो राजनीतिक दलों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें उन्हीं राजनीतिक दलों से लोग आना पसंद करते हैं जिनकी आस्था जनतांत्रिक मूल्यों में है और जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा, इन तमाम मुद्दों को जो सर्वोपरि मानकर चलते हैं, बहुलतावाद को जो मानकर चलते हैं कि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, कि हम मतलब अपने आप में एक द्वीप बनकर नहीं जी सकते। मैं बतलाना चाहूँगा कि 15वीं या 16वीं सदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं जॉन डन, और उनकी कविता है नो मैन इज़ एन आइलैंड एंटायर टू हिमसेल्फ, एवरी मैन इज़ पार्ट ऑफ द होल। कुछ ऐसी ही पंक्तियाँ हैं। और ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम तो सबने सुना है, वो एप्सो से भी जुड़े रहे, पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार थे। उनकी आत्मकथा है आई एम नॉट एन आइलैंड। तो वो आत्मकथा भी मैंने पढ़ी थी, तब वो इस कविता का उसी से तब मुझे मालूम पड़ा था कि कहाँ से वो ये उन्होंने ली बात जी। तो जो लोग अपने आप को एक द्वीप की तरह सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि जो एक समुद्र में खो जाना चाहते हैं, मनुष्यता के विराट समुद्र में जो लोग खो जाना चाहते हैं, और जैसा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि ये भारत देश जो है ये तो महामानव समुद्र है और इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। तो उस भावना से, जो उदात्त भावना है मन की, उससे जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग इसमें आते हैं और उनका स्वागत होता है। जो इन बातों को नहीं मानते, अब मान लीजिएगा कि कोई राजनीतिक दल है, उससे जुड़े हुए लोग जो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, जो समझते हैं कि भारत को कोई एक धर्म विशेष पर आधारित राष्ट्र होना चाहिए, या जो किसी धर्म विशेष का होने पर गर्व करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर भाई वो हम लोगों से दूर रहते हैं, वो खुद ही नहीं आते। कभी भूले भटके कोई आ भी जाता है तो वो समझ जाते हैं कि नहीं ये संस्था उनके लिए नहीं है, तो वो चले भी जाते हैं। इस संस्था से जोड़ना चाहे, संगठन से जोड़ना चाहे तो क्या बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हर प्रदेश में हमारी शाखाएं हैं और हर प्रदेश के अलावा बहुत प्रदेशों में भी जगह जगह पर हमारे केंद्र ज़िले की शाखाएं भी हैं। तो कोई व्यक्ति और संस्था दोनों इससे जुड़ सकते हैं और उनको स्थानीय इकाई से संपर्क करना चाहिए। स्थानीय इकाई के लोग जानते पहचानते हैं, उनसे बात कर लें और जुड़ जाएं। उसमें कोई कठिन थोड़ी, ये तो चूँकि ये गैर सरकारी और जनतांत्रिक संगठन है तो इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। इसमें कोई 18 साल से अधिक आयु आपकी अगर है, आप वयस्क हैं, हाँ, और आपको लगता है कि भाई पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती होना चाहिए, आपको लगता है कि दुनिया के देशों के साथ दोस्ती होना चाहिए, आप अगर समझते हैं कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, यज़दी कोई भी हों, वो सब बराबर के हैं, कुर्द कोई भी हो, आप सबको जिनको एक समानता में आप विश्वास रखते हैं, आपको अगर लगता है कि भाई लड़ाई नहीं होना चाहिए विश्व के देशों में, अगर आप अणुबम के और हथियारों के अगर आप विरोधी हैं, तो ये सारी बातें अगर आप मानते हैं तो आप आ जाइए साथ में, क्या दिक्कत है। क्या एप्सो अपने उद्देश्य में सफल हो पाया है आज, जबकि पूरी दुनिया में पूंजीवाद का बोलबाला है, हम देख रहे हैं प्रतिस्पर्धा एक अलग तरह की चल रही है, ऐसे समय में इन चुनौतियों का सामना एप्सो कैसे कर पा रहा है? भाई हमारा काम जनमत तैयार करना है और जनमत तैयार करने का काम और भी बहुत सी संस्थाएं कर रही हैं, बहुत से माध्यमों से जनमत का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि टेलीविज़न चैनल भी जो हैं वो आजकल हमारे देश में जनमत का निर्माण करते हैं। तो आज से लगभग 40 साल पहले मार्शल मैक्लुहान नाम के समाज विज्ञानी ने कहा था मीडियम इज़ द मैसेज,
माध्यम ही संदेश है। तो कई बार ये होता है कि जो माध्यम ने जो कुछ भी कह दिया, बता दिया, लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं, तो कठिनाई तो होती है और पहले के मुकाबले कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं, एक बात। दूसरी बात है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसकी विभीषिका लोगों ने देखी, करोड़ों लोग उसमें मारे गए। सोवियत संघ में तो 2 करोड़ लोग मारे गए। और आप जानते हैं कि युद्ध में जब लोग मरते हैं तो वो नौजवान होते हैं, मोर्चे पर तो लड़ने नौजवान जाते हैं। तो राजीव, तुम तो रूस में, सोवियत संघ में रहे हो और तुमको पता है कि वहाँ पर किस तरह मतलब परिवार के परिवार मतलब समाप्त हो गए और बूढ़ी माताएं अकेली रह गई। हाँ, जवान बच्चे चले गए, पति चले गए और उसके बाद कोई नहीं है देखने वाला। तो ये भी जो तो जिन्होंने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 वो जो तांडव हुआ, जो अमेरिका ने किया जबकि युद्ध समाप्त हो चुका था, तो उसको जिन लोगों ने देखा, तो उसकी स्मृतियाँ जिनके पास में नहीं हैं या उसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है, तो वो लोग जो हैं तो उनको नहीं समझ में आता कई बार कि ये क्या चीज़ है। तो एक बार मैं फिर बताऊं, बाबूजी का जिक्र आएगा इसमें, क्योंकि बाबूजी भी एप्सो से जुड़े हुए थे और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने अपने एक लेख में कहीं किसको उन्होंने उद्धृत किया था या उन्होंने खुद ने वो बात कही थी कि जब बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, नरसंहार होता है, तो वो सिर्फ आंकड़े होते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति मरता है तो वो एक त्रासदी होती है, एक ट्रेजेडी होती है। तो आज हम ऐसे दौर से भी गुजर रहे हैं जहाँ सैकड़ों लोगों का सांप्रदायिक दंगे में मर जाना या युद्ध में, छोटे मोटे जो युद्ध ईरान इराक के बीच में हो गया या इस तरह, तो उसको हम आंकड़ों में देखते हैं इतने मरे, लेकिन हमारे घर में कोई एक मर जाए दुर्भाग्य से, तो उसको वो जो दर्द जो झेलना पड़ता है और उसका जो प्रभाव पूरे परिवार पर जो पड़ता है, तो जब आप पूरे विश्व को अपना परिवार समझ लें, आपको लगे कि नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर अस्वाभाविक कारणों से मृत्यु हो रही है, गरीबी के कारण, भूख के कारण, युद्ध के कारण, हाँ, तो तब आप एप्सो जैसी संस्था से जुड़ते हैं और फिर वो आप पैरवी करते हैं इस बात की कि भाई युद्ध ना हो तो ही अच्छा है। जी, युद्ध ना हो तो ही अच्छा है। विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व शांति की दिशा में अभी तक एप्सो ने क्या प्रयास किए हैं? हम लोग लगातार काम करते आए हैं और वैसे तो पूरी दुनिया के देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संबंध बनाने पर जोर रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे भारत ने पंडित नेहरू के समय में ही, बिल्कुल शुरुआत में ही, देश आज़ाद होने के पहले ही 1946 में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इसी नई दिल्ली के पुराना किला में हुई थी। तो और फिर देश की आज़ादी के बाद से लगातार एक गुटनिरपेक्षता की नीति जो हमने अपनाई। तो पहली बात तो यह है कि अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन पैरवी करता है गुटनिरपेक्षता की, कि भाई कोई भी देश या कोई नागरिक समाज जो है वो ना इसके साथ ना उसके साथ, सब अपने आप सब मिल के रहो, एक साथ रहो, क्या गुटों की बात करना, देशों को गुटों में क्यों बांटा जाए। तो एक तो उसके लिए हम लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं। लेकिन जो अपने तय हम लोगों ने जो काम किए हैं उनमें से 4 मैं उदाहरण देना चाहूँगा। एक तो जो फ़िलिस्तीन का मामला है, तो इज़राइल जिस तरह की दादागिरी लगातार करते आ रहा है फ़िलिस्तीन में, और फ़िलिस्तीन के लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर बेघर होना पड़ा है और बहुत ही दुर्दशा है। और तो इज़राइल से कभी तो उसका हम लोग विरोध करते हैं और फ़िलिस्तीन की जनता का, उनके जन संघर्ष का हम हमेशा शुरू से समर्थन करते आए हैं। और आज भी जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, इज़राइल को समर्थन पे समर्थन, और फ़िलिस्तीनी जनता की भावनाओं का उनकी वस्तु स्थिति का कोई वो नहीं, तब भी हम फ़िलिस्तीन को अपना समर्थन, उनके साथ हमारी एकजुटता बनी हुई है। एक दूसरा, क्यूबा।
क्यूबा पर आप जानते हैं कि लगातार अमेरिका को क्यूबा जो है कभी नहीं सुहाया, कास्त्रो जब वहाँ पर आए और उसके बाद से लगातार और कोई कोशिश होती रही कि क्यूबा इतना सा पिद्दी सा छोटा सा देश है, इसको समाप्त कर दो। क्यों ये कोशिश रही अमेरिका की कि वो किसी तरह उसके प्रभाव मंडल में आ जाए, जो वो नहीं आया। तो क्यूबा पर तरह तरह की बंदिशें लगाई गईं, यहाँ तक कि क्यूबा को अन्न ना पहुँचे, वहाँ पे लोग भूख से मर जाएं, इस बात की कोशिश की गई। उस समय भारत ने, एप्सो ने भी ये पहल की और हमने बाकायदा मतलब पूरे देश में धनराशि इकट्ठा करके और चावल और ये जो दूसरे खाद्य पदार्थ हैं वो इकट्ठे किए एक दौर में, और जहाज़ हम लोगों ने भर के और फिर मदद की कि भाई क्यूबा जो है वहाँ की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। तीसरा जो उदाहरण है वो दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जेल में थे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की लड़ाई जारी थी वहाँ पर नस्लवाद के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, और उनके प्रतिनिधि भारत आए थे, मूला मूसा और एक और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। ये दो लोग वहाँ से आए थे, पूरे देश में वो घूमे थे। एप्सो ने पूरे देश में उनके सभाएं आयोजित की और उनके लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को अपनी मुहिम चलाने के लिए जो कुछ भी सहायता भारत कर सकता था और एप्सो के माध्यम से हम लोग जो कर सकते थे वो सहायता हमने उनको प्रदान की। और आज भी फिर चौथा उदाहरण है वियतनाम का। तो वियतनाम के साथ भी लगातार हमारी एकजुटता बनी रही। जब वहाँ पर फ्रेंच कब्जा ख़त्म हुआ और अमेरिका ने वहाँ पे बिल्कुल, तो लेकिन वहाँ बिल्कुल जो वियतनाम की जो शांतिकामी जनता थी और जो मजबूरी में लड़ रही थी उसको भी हमने समर्थन दिया। ये सब तो ये तो चार तो बहुत बड़े उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी जहाँ पर भी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं हम लोग बराबर कोशिश करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस वर्ल्ड पीस काउंसिल की मैंने बात की तो ऐसा नहीं है कि भारत या कुछ और देश ही उसमें, अमेरिका में भी पीस काउंसिल है, वहाँ के लोग भी इसके खिलाफ लड़ते हैं। यहाँ तक कि हम जिस इजराइल की बात कर रहे हैं उस इजराइल में ये लोगों को नहीं पता कि इजराइल में कितने सैनिक ऐसे हैं जो जेल चले गए कि हम अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो इजराइल में भी लोग हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पर कि शांति प्रिय लोग ना हों और जो युद्ध का विरोध ना करते हों या दूसरे देशों पर का शोषण, अन्याय, अत्याचार उसका विरोध ना करते हों। ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में है, तमाम जापान तक है, सब जगह है। वर्ल्ड पीस काउंसिल की बात आप कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका मुख्यालय ग्रीस में है। हाँ। आप ग्रीस जा चुके हैं, इजिप्ट में आपने काम किया है, वो अनुभव भी जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड पीस काउंसिल से एप्सो किस ढंग से संबद्ध है, ये आपने बताया कि संबद्ध है, लेकिन क्या वर्ल्ड पीस काउंसिल किस ढंग से एप्सो को मदद करता है और वर्ल्ड पीस काउंसिल क्या काम करता है, कैसे? नहीं, वर्ल्ड पीस काउंसिल बड़े पैमाने पर वही काम कर रही है जो हम लोग अपने देश के स्तर पे, हम अपने देश में जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, जनमत तैयार करने का काम लगातार कर रहे हैं। वर्ल्ड पीस काउंसिल से जुड़े हुए हैं तो उससे ये लाभ होता है कि हमको ये पता चलता है कि भाई जापान के लोग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अमेरिका में, इजराइल में, सब जगह पर लोग हैं, तो वहाँ पर भी लोग कर रहे हैं काम। नहीं, मैं गया, ये कहाँ की बात है, वर्ल्ड पीस काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी और भारत से मुझे भेजा गया कि सीरिया में, दमास्कस, दमिश्क में उसकी एक बैठक थी। मैं उसमें गया, वहाँ पर मुझे बहुत लोग मिले। इसी तरह एक बार एथेंस में मीटिंग हुई, तो एथेंस में मैं गया तो आप ये देखिएगा कि मुझे वहाँ पर इज़राइल की भी जो पीस कमेटी के लोग मिले वहाँ पर जो हैं, और वहाँ पर मुझे फ़िलिस्तीनी लोग भी मिले। और एक बहुत मार्मिक बात है, मेरी एक किताब है यात्रा वृत्तांत की, जिसका शीर्षक है शरणार्थी शिविर में विवाह गीत। यात्रा वृत्तांत है उसमें। ये जो किताब का शीर्षक है वो मैंने जो फ़िलिस्तीनी जो डेलीगेट आए थे उसका संदर्भ है। वो आए मेरे पास में, बोले कि साथी आप लोग जानते हैं कि हम लड़ रहे हैं और शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, हम अपने घर से बेघर कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी रिफ्यूजी कैंप में रहते हुए भी हमने जीवन के प्रति आस्था नहीं खोई है। तो हमारे यहाँ शादी ब्याह भी होते, बाकी सब सारी चीज़ें होती हैं, और हम अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपनी आशाओं को जीवित रखने के लिए हम जो कुछ बन सकता है करते हैं। और
तो ये कुछ मैं आपको ये वो कैसेट या सीडी जो कहते हो, कैसेट था वो, उन्होंने मुझे कैसेट दिया जिसमें उनके जो विवाह गीत थे, तो शरणार्थी शिविर में विवाह गीत, तो इतना सुंदर संगीत है। आप ये सोचिए मनुष्य की जिजीविषा कि कैसे, तो जीवित रहने का संघर्ष, और जीवित रहने के संघर्ष के साथ साथ अपनी आशाओं को जीवित रखना, और परंपरा संस्कृति नहीं, इसको एक जो जीवन के प्रति आस्था है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए संगीत, तो ये बड़ी बात है। तो इस तरह के अनुभव वर्ल्ड पीस काउंसिल में। लेकिन उनके साथ साथ इजराइल के जो लोग थे उनका क्या? उन्होंने उनकी एक वेबसाइट वगैरह भी है, उसका थोड़ा सा कठिन सा नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें वो लगातार अपनी खबरें देते हैं, बताते हैं कि वो लोग भी कैसे अपने देश में अपनी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो वो लोग भी लड़ रहे हैं। तो उससे एक आशा बंधती है ना कि भाई अगर पूरा का पूरा इजराइल ही अगर युद्धोन्माद में डूब जाए तो फिर बचा क्या है। लेकिन नहीं, तो जिस तरह भारत में हर व्यक्ति जो है वो युद्धोन्माद तो नहीं है ना, उसमें हर अधिकतर लोग तो, और बल्कि बहुमत तो शांति ही चाहता है ना, और धर्म के गौरवगान में या हिंसा के गौरवगान में तो जनता नहीं डूबी हुई। वो एक, तो जब आप इस तरह काम करते हैं राजीव, तो ये बात आती है कि भाई एक आपकी आशा जो है वो बलवती होती है, आपके मन का विश्वास थोड़ा सा और दृढ़ हो जाता है जब आपको मालूम होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो आप भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, आप भी, तो उससे फिर आपके मन में ताकत आती है कि आपको कुछ करना चाहिए। जैसे मैं जापान 3 बार गया हूँ। जापान में एक हर साल हिरोशिमा और नागासाकी में, तो हिरोशिमा में शुरू होती है, नागासाकी में ख़त्म होती है। 10 दिन का कार्यक्रम वहाँ पे होता है, पूरी दुनिया से उसमें लोग आते हैं, और 2 अगस्त से वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है, और वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट हाइड्रोजन एंड एटम बम होती है, वो उसमें विश्व शांति के और मुद्दों पर भी चर्चा होती है। मैं जब पहली बार गया तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैं असली तीर्थ तो ये जो हिरोशिमा में जो जहाँ पे जो एपी सेंटर है, जिस जगह पर बम गिराया गया था, और वहाँ पर जो उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स या उसका जो भवन था वो पूरा ध्वस्त, और उसका सिर्फ गुंबद का बाहरी ढांचा है और अंदर सब, और वो लड़की थी सदाको जो उससे तमाम कैंसर या जो व्याधियाँ थी उसके बम के कारण से ग्रस्त हो गई, और वो क्रेन वो जो क्या कहलाती है वो जापानी जो कागज़ से जो वो बनाते हैं, तो वो क्रेन या मतलब एक चिड़िया बनाती रही, सदाको की चिड़िया, और वो खूब, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे बैठ के सदाको की वो चिड़िया बनाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं, और जगह जगह पर। फिर नागासाकी में तो मुझे ये लगा कि यार ये असल में तीर्थ तो ये है, यहाँ आकर आपको ये संदेश मिलता है कि भाई जीवन जीने के लिए है, मरने और मारने के लिए नहीं है। तो वो एक संकल्प लेकर लौटते हैं। मेरा मन तो ये हुआ कि मैं हर साल वहाँ पे जाऊँ, लेकिन अब साधनों का भी सवाल होता है, समय का भी सवाल होता है, नहीं जा पाता मैं हर साल। लेकिन वहाँ जाकर जो है एक आपका मन एक निर्मल भाव से भर जाता है। आपको लगता है कि भाई नहीं, ये जैसे एक तो होता है कि लोग श्मशान में जाते हैं और लौटते हैं तो उसको कहते हैं श्मशान वैराग्य, और थोड़ी देर के लिए वो वैराग्य भाव रहता है और फिर आके काम धाम में लग जाते हैं। लेकिन नहीं, ये तो श्मशान से भी भयंकर, जहाँ पर कि 1,10,000 20,000 लोग हिरोशिमा में मारे गए, 80-90 हज़ार नागासाकी में, 2 लाख लोग मारे गए, और कितने लोग जो हैं बीमार हो गए, घायल हो गए, चमड़ी जल गई, एक के बाद तरह तरह की बीमारियां हो गई, और अभी भी उनमें से कितने लोग हैं बचे हुए जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, हिबाकुशाव कहलाते हैं। लेकिन वो सब देख के आपको लगता है कि नहीं, जीवन जीने के लिए है और मरने मारने के लिए नहीं है। तो ये एप्सो का संदेश, और वर्ल्ड पीस काउंसिल भी इसी रास्ते पर चलती है। आप अभी कह रहे थे कि आप मन तो करता है जाने का, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, हालांकि संगठन है तो मैं जानता हूँ कि इसमें फंडिंग कैसे होती है?
करते हैं, हम सब लोग खुद ही करते हैं, अपना पैसा देते हैं। अब जो भी फीस देते हैं करते हैं, कभी विदेश यात्रा वगैरह जो तो हम लोगों की सदस्यता से, हाँ हाँ, ये सारे काम आप अपने उससे ही करते हैं। अरे भाई आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपने, ये तो आपका संकल्प है ना जी। किसी ने, ये कोई आपकी मतलब वो मजबूरी नहीं है, ये आपकी नौकरी नहीं है, ये आपका व्यवसाय नहीं है कि आपको ये करने, मतलब ये तो आप अपने मन से कर रहे हैं कि नहीं, मुझे एक संकल्प लिया है कि भाई एक अच्छे काम हमको करना चाहिए और इससे हमको हमारे मन को शांति मिल रही है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो हम जितने भी सदस्य हैं वो एक सालाना फीस होती है, वो सालाना फीस सब लोग देते हैं। ये होता है अब चूँकि कि जैसे कार्यकारिणी हमारी बैठती है या वर्किंग ग्रुप में बैठते हैं, उस पर तय होता है कि अच्छा भाई किस राज्य में कितने मेंबर हैं, तो इतने सदस्य हैं। अच्छा छत्तीसगढ़ में कितने हैं, मालूम पड़ा कि 10,000 मेंबर हैं। तो ठीक है भाई, आप फीस तो दे ही रहे हैं, इसका फ़ीस का एक हिस्सा तो आप भेजेंगे ही, लेकिन अभी अपने को एक बड़ा कार्यक्रम करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे कार्यक्रम। तो भाई इसके लिए अपने को थोड़ी राशि की आवश्यकता होगी, तो आपके ऊपर हम लेवी लगा रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं, सदस्यों से बोलते हैं कि हम आपके पास आएंगे कि राजीव आपकी तो चलिए भाई 100 रुपये आपने फ़ीस सबको दे दी है, लेकिन क्या आप हमको कुछ और मदद कर सकेंगे? आप देखते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं दे सकता हूँ, तो 1,500 रुपया जो भी आपके, या 200 रुपया या 100 रुपया, वो आप हमको दे सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम राशि एकत्र करते हैं और जो कार्यक्रम बैठक होती है, उसमें किसी को कोई आने जाने का किराया नहीं होता, कोई सिटिंग फीस जैसी कोई चीज़ नहीं होती जो कारपोरेट दफ्तरों में की जाती है या सरकारी, उसमें वो सब कुछ तो होता नहीं है। खाना पीना ज़रूर होता है थोड़ा, भाई खाना खाया, सुबह का शाम का 2 दिन की बैठक है तो 3 समय का खाना खाया। ठहरने की व्यवस्था भी हम लोग मतलब कुछ व्यवस्था कर ही लेते हैं, इधर उधर दोस्तों से बात करके सब करके। लेकिन अब जैसे ये है कि हम लोग चूँकि देशों के बीच सद्भावना बढ़ाने वाली बात भी है ना, तो सांस्कृतिक विनिमय भी होता है। तो वियतनाम और भारत के बीच में एक बिल्कुल बन गया है कि एक साल वियतनाम का एक सांस्कृतिक दल यहाँ आएगा भारत, और भारत से एक सांस्कृतिक दल वियतनाम जाएगा। ये हम करते हैं। कभी कभार और दूसरे देशों के साथ भी इस तरह का, तो कोई इकाई कहती है हमारी, जैसे चंडीगढ़ के लोग वो कहते हैं अच्छा आप भेज दो भाई, हम व्यवस्था कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है, तो वहाँ चले गए। आंध्र वालों ने कहा कि आप, गोवा वालों ने कहा कि हमारे यहाँ भेज दो। तो अब जैसे देखो, अभी रायपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 3, 4, 5 जनवरी को, और हमारे जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसके घोषित उद्देश्य वही हैं। तो भूपेश जी आए उद्घाटन, और हमारी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, वो भी संसद सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, उन्होंने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो करीब 500 डेलीगेट्स आए थे, बाहर से भी आए थे, दूसरे हाँ, दूसरे देशों से करीब 8-9 देशों के प्रतिनिधि, कहीं से 2, कहीं से 1, वेनेजुएला से, क्यूबा से, फिलिस्तीन से, वियतनाम से, ऐसे लाओस से, ऐसे कई देशों से आए थे, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से आते हैं। हम लोग फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग निमंत्रण भेजते हैं, अब जो जितना आ सके। तो बहरहाल तो वो व्यवस्था की, तो ठीक है, हॉल वाल बुक किया उसके लिए, तो फिर उसमें सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, और हमारे जो माननीय लोग हैं, हम इनके पास भी गए। मैंने कहा भाई आप हमको कुछ मदद कर सकते हो तो कीजिए। जो संभव मदद थी वो उन्होंने की। और मैं बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल ने जो भाषण दिया, वो बहुत ही प्रभावशाली व्याख्यान था उनका, और आप चाहेंगे तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, आप सुनेंगे तो लोग बहुत प्रभावित हुए कि वाकई यानी छत्तीसगढ़ में भी काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी इस तरह से। देश का शायद ही कोई प्रदेश ऐसा हो जहाँ पर कि हमारे साथी ना हो और काम ना कर रहे हों। आप इजिप्ट में रहे, एप्सो की तरफ से आप गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला भी था कि मैं ये सवाल पूछूंगा, कैसे गए, क्या कार्यकाल था आपका? मैं बताता हूँ। देखो, एक संगठन और है जिसका नाम है अफ्रो एशियन पीपुल्स सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एप्सो है और वो आपसो है, और हम इस आपसो से भी संबद्ध हैं। जो शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारी अफ्रीका के साथ एकजुटता वाली कमेटी भी थी, और रामेश्वरी नेहरू वो अपने समय की बड़ी मतलब विदुषी और सामाजिक आंदोलनों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेने वाली महिला थी, और तो रामेश्वरी नेहरू उसकी अध्यक्ष हुआ करती थी। तो आपसो के साथ भी हमारी संबद्धता है।
तो ये हुआ कि भारत में ही उसका एक सम्मेलन हुआ और नेहरू जी थे और इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर उसमें थे। तो नासिर जी ने ये कहा कि इसका मुख्यालय कैरो में रख लीजिए आप। तो उसका मुख्यालय कैरो हो गया। अब इसमें ये हुआ कि सदस्य देशों से हर 3 साल में एक सेक्रेटरी जनरल मतलब एक बनता है, तो वो किसी कोई एक सदस्य देश चुना जाता है कि आप किसी व्यक्ति को इसका महासचिव सेक्रेटरी जनरल बनाकर भेजिए। तो हैदराबाद में सम्मेलन हुआ था और उसमें यह तय हुआ कि इस अब आपकी अगले 3 साल के लिए भारत का सेक्रेटरी जनरल होगा। और एप्सो में क्या कार्यकारिणी में तय हुआ कि ललित सुरजन को भेजा जाए। तो मुझको भेजा गया और वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी समझी, कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं, पारिवारिक कारण भी थे और मेरे स्वास्थ्य संबंधी कारण भी थे। वहाँ से लौट के आने के कुछ समय बाद ही मेरा एक मतलब मेजर ऑपरेशन भी हुआ। तो उसके कारण ये हुआ कि मैं नहीं रह पाया वहाँ पर अधिक समय तक। लेकिन वहाँ जो मैंने उस कार्यालय में काम करते हुए जो चीज़ें देखी, तो नई नई चीज़ें। बुतरस घाली जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, उनकी एक संस्था है, उसने प्रवासी मजदूरों को लेकर जो एक बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस की, उसका निमंत्रण आया। उनका निमंत्रण तो उसमें यह था कि अरब देशों में जो, तो मैंने कहा कि भाई जब आप इस संगठन से काम कर रहे हैं और हमको आप निमंत्रण दे रहे हैं, तो प्रवासी मजदूर तो अरब देशों में सिर्फ अरब देशों के ही हैं ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से भी प्रवासी मजदूर जाते हैं। तो आप उस पर भी मुझे बोलने का मौका दीजिए और बातचीत, और हम अपनी बात रखना चाहेंगे। तो उन्होंने वो बात मानी और हमने अपने विचार उनके सामने रखे। तो ये हुआ और फिर वहाँ पर बहुत सारे देशों के राजदूतों के साथ में बातचीत, मुलाकात, और फिर इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होती थी। तो कुल मिलाकर जो भारत में हम लोग जनमत तैयार करने का काम करते हैं, और इजिप्ट का तो जो दूसरा अनुभव है संगठन के बाहर का, वो ये कि भारत को आज भी बहुत चाहते हैं वहाँ के लोग, बहुत। वहाँ की जनता जो है वो भारत के पीछे तो बिल्कुल उसको लगता है कि, और आप वहाँ की सड़कों पर जाएंगे आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे देश से आए हैं। इतने मिलते जुलते हैं लोग। कई बार मुझको लोग अरबी समझ लेते थे, मतलब मिस्री समझ लेते थे, और कुछ ऐसा फिर मुझको कहना पड़ता था ला अतकलाम अरबी, मुझे अरबी नहीं आती तो अच्छा अल हिंदी तो बड़े खुश हो जाते थे। तो ये जी। तो हिंदुस्तान में आपका संगठन ये एप्सो जो है वो कितना मजबूत है? अच्छा खासा मजबूत है। लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी घटना देश में, दुनिया में जो होती है, तो उस पर हम लोग अपनी राय बेशक देते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हरिशंकर परसाई इतने बड़े लेखक थे, वो एप्सो से जुड़े हुए थे, और कभी भी कोई ऐसी घटना होती थी तो परसाई जी जबलपुर के देशबंधु में वहीं रहते थे, तो तुरंत तो अपना एक वक्तव्य देते थे, और जबलपुर के देशबंधु में वो फिर पहले पेज पे छप जाया करता था। तो हम लोग जो है अब ये एक वैचारिक आंदोलन है। यद्यपि हम सड़कों पर भी निकलते हैं, जुलूस वगैरह भी निकालते हैं, लेकिन मुख्यतः ये कि एक वैचारिक आंदोलन है, लोगों तक पहुंच के लोगों को बताना कि भाई एक बेहतर दुनिया के लिए आवश्यक है कि शांति कायम रहे, दुनिया से भूख ख़त्म हो, दुनिया से गरीबी ख़त्म हो, और ये सब चीज़ें ख़त्म तब होंगी जब भेदभाव ख़त्म होगा। जब तक बड़े छोटे का भेद रहेगा, जब तक जाति का भेद रहेगा, जब तक स्त्री पुरुष का भेद रहेगा, जब तक धर्म का भेद रहेगा, तो आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, वाई आई एम नॉट हिंदू। एक सामाजिक कार्यकर्ता है राजस्थान के भंवर में, एक वंशी, वो हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, तो उनकी किताब है। तो उन्होंने अपना कि वो एक जो सांप्रदायिक संगठन है उसके साथ जुड़ गए थे, लेकिन दलित हैं, तो उनकी ये स्थिति हो गई कि उन्होंने कुछ अपने संगठन के कुछ बड़े लोगों को कुछ कार्यक्रम के बाद में अपने घर भोजन के लिए बुलाया,
और खीर पूड़ी वगैरह उनके लिए बनवाई, तो बंधवा के ले गए, घर पे खाई नहीं और जाते जाते और रास्ते में फेंकते हुए चले गए। इसका इनको पता चल गया, इसके बाद ये उस संगठन से अलग हो गए। तो अगर इस तरह का वातावरण रहेगा, ये इस तरह की संस्थाएं और इस तरह के लोग जहाँ रहेंगे, तो वो भंवर मेघवंशी जो हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमको समझने की हैं कि इन चीज़ों में ये प्रवृत्तियाँ ख़त्म होना चाहिए कि आप हम लोग पढ़ते हैं कि एक ज़माने में भारत के रेलवे स्टेशनों पे अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदू पानी मुस्लिम पानी बिका करता या मिला करता था पीने के लिए, ट्रेन से जब यात्री गुजरते थे। फिल्में भी बनी हैं उसको लेकर। तो पानी कब से हिंदू और मुसलमान होने लगा? वो या खून तो सबका एक ही है। तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। हम लोग अपने प्रयत्नों में लगे हुए हैं और उसका परिणाम भी मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो पटना में जैसे हुआ तो लालू प्रसाद यादव उसमें थे, मणिशंकर अय्यर थे, या दिल्ली में कार्यक्रम हुआ तो पवन कुमार बंसल, या फिर कभी देखिएगा तो AB बर्धन या सीताराम येचुरी, या केरल के पिनरई विजयन, या करुणानिधि, तो या शरद पवार, DP त्रिपाठी को तो आप जानते हैं दिल्ली में। तो DP त्रिपाठी जी हमारे साथ मतलब उपाध्यक्ष थे हमारे संगठन के, और अभी जो हमारा अध्यक्ष मंडल है उसमें भी मतलब गैर राजनीतिक ही है। और उसमें लेकिन जैसे प्रोफेसर ब्रजकिशोर पांडे हैं, बहुत ही ख्यातनामा अध्यापक और लेखक हैं, अर्थशास्त्र पर उनकी किताबें हैं पटना के, तो वो हैं। एक तेलंगाना के एक इस तरह मतलब हमारे संगठन में अलग अलग जगहों के प्रतिनिधि हैं। थोड़ा सा वैश्विक स्तर पे आना चाहूँगा, हालांकि उस विषय में काफ़ी बातें आपसे हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा और जानना चाहूँगा आज की परिस्थिति जो बनी हुई है पूरी दुनिया में, हथियारों की होड़ की बात तो हम कर ही रहे हैं, और वैसे में एप्सो जैसी संस्था जो है वो कितना प्रभावी रोल अदा कर रही है? हमारी भूमिका भारत तक सीमित है। विदेशों में जो लोग कर रहे हैं, जैसे फ्रांस में वहाँ की जो पीस कमेटी है, या अमेरिका की जो पीस कमेटी, वहाँ पर जो लोग इनका हथियारों की होड़ का जो विरोध वहाँ पे कर रहे हैं, ये मान लीजिएगा कि कोई नया कोई एक उस तरह का बन रहा है, प्रक्षेपण केंद्र वगैरह बन रहा है, उसका विरोध हो रहा है, तो हमारा समर्थन उनको रहता है। ब्रिटेन में हो या कहीं भी हो, जहाँ पर भी इस तरह का होता है तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, और उनको हम उनकी आवाज़ में हम अपनी आवाज़ मिलाते हैं। उसका देखिए फ़ायदा ये होता है कि एक वातावरण में, एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में ये बात बन जाती है कि भाई देखो 100 देश इसका विरोध कर रहे हैं, तो जो हुक्मरान जो उन चीज़ों को करना चाहते हैं वो अपने कदम रोक लेते हैं, जो समझदार होते हैं वो अपने कदम वापस भी ले लेते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जब वैश्विक स्तर पर हम लोगों ने अगर कहीं कोई आवाज़ उठाई या कुछ हुआ है, तो उसके कारण फिर वहाँ उन देशों की सरकारों ने वो जो कोई कदम बढ़ाए। तो देखिए आखिरकार एक समय ये हुआ था ना कि हथियारों की होड़ और ख़ास करके आणविक हथियारों को नियंत्रित किया जाए, और अभी भी उसको लेके आंदोलन और सब जगह चल रहे हैं। तो न्यूक्लियर ट्रीटी वगैरह जो हैं उन सबको तो उसमें और भी जो संगठन काम करते हैं उनमें से कुछ हमारे साथ संबद्ध भी हैं, हम भी उनके कार्यक्रमों में जाते हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया में एक वातावरण बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। हम लोग कोई जाके मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो धरना भी देते हैं, हम लोग जाके मतलब जुलूस भी निकाल लेते हैं, धरना भी देते हैं। रायपुर की मैं अगर बात करूं तो भाई वहाँ पर हम जो चौक पर चौराहों पर पहुँच के वहाँ पे आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो खबरें तो पहुँचती हैं ना, बिल्कुल खबरें पहुँचती हैं, लोगों को मालूम होता है। अब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा मीडिया के रोल की बात आती है कि अगर, और मैं चूँकि खुद मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि दुख होता है कि जो
ज़रूरी सवाल हैं वो मीडिया को उठाना चाहिए कि भाई आप इन बातों को करिए कि तो वो उससे जो आवाज़ जब बुलंद होगी, हाँ, तो हम सारी बातें अपने जो हुक्मरान हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुनिया के जो हैं, या वहाँ का जो सत्ता तंत्र है, उसके ऊपर हम सारी बातें नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अब अमेरिका में तो एक समय ये था कि हैरी ट्रूमैन, उन्हीं के समय में हिरोशिमा नागासाकी हुआ, और उन्हीं के समय में ये हुआ कि जनरल मोटर्स के चेयरमैन थे, सीईओ, फिर मैं नाम भूल जाता हूँ, उन्होंने ये कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट इज़ गुड फॉर जनरल मोटर्स इज़ गुड फॉर अमेरिका। तो ये जो कारपोरेट अहंकार है, तो राजनेता जो हैं वो कई बार इस तरह कारपोरेट के गुलाम बन जाते हैं। एक कारपोरेट भाई कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, वो क्या देश से बड़ी हो सकती है? तो जनरल मोटर्स के जो सीईओ थे, उनकी ये कहने की हिम्मत कैसे हो गई? तो राष्ट्रपति कमज़ोर था। तो हम लोगों की भूमिका जो है वो ऐसे समय पे खड़े होकर और बोलने की कि भाई हमको ऐसा राष्ट्रपति, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो कारपोरेट के हाथ में बिक गया हो। बिल्कुल। तो उसमें आप ये देखिएगा कि जैसे फिर तो कई बार अच्छे उदाहरण भी आते हैं, जैसे राजीव गांधी के समय जो 6 देशों का समिट हुआ दिल्ली में, और जो दिल्ली डिक्लेरेशन, वो विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। ओलेफ पाल्मे जिसमें आए थे, और मैक्सिको, तो 6 देशों का सम्मेलन था, बड़ी बात थी। तो लेकिन हर प्रधानमंत्री उस तरह से सोचता हो, हर राष्ट्रपति, तो इसलिए अगर जनता जागरूक है जी, तो फिर जैसी जनता वैसा शासक। भारत ने परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा जी के समय भी, उसके बाद अटल जी के समय भी, तो क्या उसके विरोध में रहे आप लोग? ऐसा है कि हम जो हैं परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए हम सहमत होते हैं। यद्यपि उसको लेकर भी ये बात होती है कि भाई परमाणु शक्ति का किसी भी रूप में उपयोग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चेरनोबिल का उदाहरण भी हमारे सामने है, 3 माइल आइलैंड का उदाहरण भी हमारे सामने है, और अभी वो जो जापान में कुछ साल पहले सुनामी के बाद वो जो एक हुआ डिज़ास्टर बड़ा भारी, वो भी सामने है। तो वो एक डर लगता है। लेकिन पूरी परिस्थितियों को फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, या जो और जो विंड मिल वगैरह से जो मतलब उसके इस्तेमाल, इन सब चीज़ों को देखते हुए, अगर एनर्जी की आवश्यकता को देखते हुए, तो वो 2 राय भी उसमें बनती हैं कि भाई शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए तो ठीक है, पर जो भी, जहाँ पर भी उसका सामरिक इस्तेमाल के लिए जहाँ भी परमाणु परीक्षण होगा, या परमाणु हथियारों का निर्माण, या जो भी परमाणु संयंत्रों का निर्माण, हम लोग उसका विरोध हम लोग बिल्कुल करते हैं। हम लोग उसके पक्ष में नहीं, क्योंकि कुडन कुलन जैसे है वो, हालांकि अगर आपके उसमें कहें तो चूंकि वो बिजली के लिए है, हाँ, तो वो ठीक है, हाँ, ये माना जा सकता है। हाँ, अगर वो वही बात है। लेकिन विस्थापन या उसका देखिए, उसका हम लोग ये विस्थापन हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है, और उसका हम लोग इसमें जो सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं उनका हम साथ देते हैं, क्योंकि विस्थापन एक क्रूर दृश्य है और वो नहीं होना चाहिए। तो पहले कैसे पुनर्वास हो, क्या हो। एक समय ऐसा था जब वो देश की आबादी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए लगता है कि भाई पहले इतना वो नहीं था, आज लेकिन लगने लगा है। तो इसलिए उसका तो विरोध होना चाहिए, और कि लोग दर दर भटक रहे हैं वो तो ठीक बिल्कुल नहीं है। और आपको अगर कहीं ज़रूरत है तो पहले आप सही तरीके से और लोगों को शिक्षित करके और उसके बाद करिएगा कोई भी योजना। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कि मेरे ही संगठन में कुछ लोग मेरी राय से सहमत ना हों, लेकिन मेरा अपना मानना है कि विकास कहीं भागा नहीं जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे करके कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो 1947 से आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। 70 साल में इस देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। हाँ, तो बहुत सारे विकास के बहुत से पैमानों पर हमने बहुत काम किया है। अभी भी आवश्यकता बहुत कुछ है, लेकिन लेकिन गरीब आदमी की कीमत पर
किसी को भी आप विस्थापित कर दें, किसी को भी घर से निकाल दें, किसी की भी झुग्गी झोपड़ी आप तोड़ दें, किसी का खेत आप छीन लें, उस कीमत पर नहीं होना चाहिए। मैं तो खास करके उसके विरोध में हूँ ही। जी, गुट निरपेक्षता की बात आप कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि गुट, किसी भी गुटबाजी, किसी भी गुट के साथ में हमारा वो एप्सो उसका साथ नहीं देता है। लेकिन आज दुनिया में कई सारे गुट बन गए हैं। नाटो तो बहुत पहले से बना हुआ है जिसका आप विरोध करते हैं। ऐसे कई सारे गुट और नए नए गुट तैयार भी हो रहे हैं। गुट निरपेक्षता से मतलब कुल मिलाकर ये था कि एक तरफ था जो अमेरिका के नेतृत्व में जो एक पश्चिमी गुट, ठीक है, पूंजीवादी देशों का गुट, और दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसा संधि वगैरह के अंतर्गत जो पूर्वी यूरोप के देश और ये सब, और हम इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस लेकर चल रहे थे, बराबर की दूरी। फिर आप जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, बिखर गया, और यह आ गया कि भाई तो अब एक ही महाशक्ति बची है अमेरिका को भी कुछ ऐसा ही लगने लगा, उसकी भी दादागिरी थोड़ी बढ़ गई। और फिर इसके बाद में इधर चीन का एक उदय हो गया, तो अब चीन और अमेरिका एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और फिर बहुत सारे देश अपने अपने कारणों से, कोई इसके साथ कोई उसके साथ। हमारा आज भी मानना है कि हमको इन दोनों से ही दूर रहना चाहिए, इन दोनों से। और नाटो जो है वो असल में जो पश्चिमी जो देश थे, वो पूंजीवादी देश, वो उनका एक सैन्य गठबंधन था, वो गुट नहीं था, वो उनका एक सैन्य गठबंधन था। और 3 बने थे, नाटो, सिएटो और सेंटो। वो बाकी 2 तो समय के साथ समाप्त हो गए, और नाटो अभी भी बचा हुआ है, और वारसा पैक्ट वगैरह भी सब खत्म हो गए इधर के। तो अभी उस तरह, लेकिन सैन्य संधियां वगैरह और इस तरह की एक अनाक्रमण संधि और व्यापारिक संधियां भी आजकल, जैसे अमेरिका में नेफ्टा है, हमारे जो आसियान जो है, तो ये मुख्य तौर पर व्यापारिक और संधियां हैं ये। तो ये अपने आप चल रही हैं। और आप अगर देखेंगे तो भारत जो है, हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, हम आसियान में भी हैं, यूएनओ में, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, मतलब ब्रिटिश क्या कॉमनवेल्थ है उसमें भी हम हैं, और इधर जो OIC जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़ है, हम उसमें भी हैं, तो हम बुलाए जाते हैं। तो हम ये है कि सबके साथ में संबंध रखना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक सही है नीति कि भाई आप सबके साथ रखिए, लड़ाई किसी के साथ मत कीजिए। कहीं अगर लड़ाई की नौबत आती है, अभी जैसे ये बात करने में कोई बुराई नहीं है कि आज चीन के साथ आप एक टकराव की स्थिति में हैं, लेकिन हम ना तो उनके साथ हैं जो कहते हैं कि भाई भारत जो है वो इसने वो हो गया, या ये कि लड़ाई कर देना चाहिए। मतलब हमारा कहना है कि भाई बैठिए, बात करिए, और कितना भी समय लगे बातचीत से सुलझाइए। ज़मीन अगर कहीं पर है तो वो कहीं चली नहीं जा रही है, और इधर और उधर कहाँ पर है, क्या है, बातचीत से ही तय करिए। उसमें और 50 साल लगेंगे, बातचीत जारी रखिए, लेकिन हाँ ये हिंसक वारदातें नहीं होना चाहिए। वो दोनों पहले, सबसे पहले ये तय करिए कि हिंसक वारदातें नहीं करेंगे, और फिर बैठ के तय करते चले जाइए आप। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई आदि मानव था, उसके पास तो पत्थर के औजार थे, और या वो पेड़ों के तनों से भी लड़ सकता था। अगर आदि मानव एक दूसरे से ये पत्थरों के हथियार फेंक के और एक दूसरे को मार देते तो सभ्यता तो होती नहीं, नष्ट हो जाती। तो अगर सभ्यता विकसित हुई है, विश्व के इतिहास में बहुत युद्ध हुए हैं, आज की बात नहीं है, बहुत युद्ध हुए हैं विश्व के इतिहास में, लेकिन कि कोई भी युद्ध अंतिम नहीं होता, और किसी भी युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। इस बात को विश्व की जनता ने बार बार समझा है, यानी गलती करने के बाद भी समझा है, और हर बार समझौते की टेबल पर लोग आए हैं, बैठे हैं, बातचीत की है, युद्ध समाप्त हुए हैं। 1916 में वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस बनाई। मज़े की बात यह है कि अमेरिका में ही उसका विरोध हो गया, और वुड्रो विल्सन जो हैं, वो जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस की अवधारणा दी, वो खुद मतलब अमेरिका को उसका सदस्य नहीं बना पाए, क्योंकि अमेरिका में जनता उसके खिलाफ हो गई थी, मालूम नहीं क्या सोचकर, क्योंकि वाशिंगटन ने कहा था कि अमेरिका को आइसोलेशन में रहना चाहिए, और तो कहा कि नहीं, आप तो वाशिंगटन की थ्योरी को ख़त्म कर रहे हैं, तो नहीं बना। और दूसरी तरफ जो सोवियत संघ था और नया बना था, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कुशंकाएँ थीं, तो सोवियत संघ ने भी सदस्य बनने से इनकार कर दिया।
तो लीग ऑफ नेशंस जो दुनिया के जो 2 बड़े देश थे वही नहीं बने, लेकिन 45-46 देश बने थे। तो आखिर क्यों बने? वो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्यों हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? इसीलिए हुई ना कि बैठ के बातचीत। तो आज हमारी भी जो कोशिश है कि भाई अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की टेबल पर आप बैठ रहे हैं तो उसके आप हर आपसी विवाद को तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं ले जाएंगे ना। विश्व शांति की बात में एक, मैं आपको माफ़ कीजिएगा मैं बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन सार्क कंट्रीज़ की बात मैं करना चाहूँगा और ख़ासकर भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में। चीन की बात तो खूब हो रही है, इन दिनों चीन के साथ तनातनी का आलम है, लद्दाख बॉर्डर पे हम देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। लेकिन सार्क कंट्रीज़ का में जब हमारे पीएम जब पहला उनका कार्यकाल शुरू हुआ तो सार्क कंट्रीज़ के सभी प्रधान राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने आमंत्रित किया, लगभग सारे आए। पाकिस्तान के साथ भी लगा कि हमारा संबंध बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक बार वो लौटते वक्त बिल्कुल चले गए, नवाज काबुल से लौटते वक्त गए थे वो, बिल्कुल। उसके 2 दिन अफगानिस्तान बाद लेकिन पठानकोट हो गया। जी, उसके बाद पठानकोट हो गया। ये तनातनी का आलम है। सार्क एक बहुत ही अच्छा संगठन माना जाता था भारत के जो पड़ोसी देश बिल्कुल हैं, सही है। उनके बीच में। लेकिन अब एक तो उसके अस्तित्व पर ही खतरा नज़र आ रहा है। अभी नेपाल उसका चेयर है, हाँ। नेपाल के पास चेयर है, लेकिन कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, लगभग ख़त्म है। एप्सो पाकिस्तान और भारत के साथ जो संबंध है, मतलब शांति और एकजुटता की बात में, क्या अभी तक जो एक इतिहास है एप्सो का, भारत के उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या एप्सो के जो संबंध और भी दूसरे भी हैं, इसमें कभी पहल किया क्या? नहीं, हम लगातार पहल करते रहे हैं और हम चाहते हैं, मैंने कहा कि हर पड़ोसी देश के साथ हम अच्छे संबंध चाहते हैं और हम भारत और पाकिस्तान के बीच में भी चाहते हैं कि मधुर संबंध रहना चाहिए। हमारे बीच में व्यापार चल रहा था, सांस्कृतिक विनिमय भी चल रहा था, तो ये चलते रहना चाहिए था। दिक्कत पाकिस्तान में एक जो है कि वहाँ पर वहाँ की जो मिलिट्री है वो वहाँ पर बहुत शक्तिशाली है और कई बार वो शांति के जो प्रयास होते हैं उनको उसमें डाल देती है, ढकेल देती है पीछे। तो ये एक दिक्कत वहाँ पर है। और लेकिन मुझे लगता है कि हमको सार्क को बनाए रखना चाहिए और सार्क के सिवाय भी भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध कायम रहना चाहिए। ये हमारा कल भी मानना था, हमारा आज भी मानना है। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो हम लोगों की तरह ही सोचते हैं, वहाँ पर भी पीस पर काम करने वाले बहुत लोग हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों ने जेल की सज़ाएं भुगती हैं इसके लिए। पत्रकारों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, किसी को देश निकाला दे दिया गया कि कोई देश छोड़कर चला गया कि पता नहीं कल क्या होगा। हाँ, तो मेरे दोस्त पत्रकार हैं जो को ज़िया सरकार जिनको पता नहीं क्या करती वो समय रहते तो वो चले गए और इंग्लैंड जाके बस गए। तो ये एक है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के जो शांति प्रिय लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं इसके लिए और वो उसकी कीमत भी अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ के पत्रकार, वहाँ के बुद्धिजीवी, वहाँ के संस्कृति कर्मी। हाँ, आपको पता ही है इकबाल बानो ने जो कहा था, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो ये तो है माहौल वहाँ पर, निश्चित रूप से वो माहौल है और तो हम चाहते हैं। क्या वो माहौल भारत में है? अब हम लोग तो कर ही रहे हैं। हाँ, भारत में अभी ऐसी मतलब यहाँ पर यह है कि भारत जो है वो कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा और नहीं बनना चाहिए और हम लोगों की कोशिश तो यही होगी कि वो वातावरण यहाँ पे ना बन पाए। जी, तो जैसा कि शांति और एकजुटता और इस पे आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली में आपका मुख्यालय है, तो दिल्ली ही है, दिल्ली है, हाँ, दिल्ली मुख्यालय है। तो क्या आपका एक चलते चलते कुछ मैं जानना चाहूँगा कि एक तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि एप्सो का स्ट्रक्चर क्या है और दूसरा ये कि किस प्रकार काम करते हैं। आप कार्यकारिणी में भी हैं, इस वक्त भी हैं, शायद अध्यक्ष में हैं आप, तो क्या काम रहता है, कैसे करते हैं, कैसे गतिविधियों को बढ़ाते हैं दैनंदिन जो है? भाई देखिए, हमारा एक अध्यक्ष मंडल है, अध्यक्ष मंडल, एक सचिव मंडल है, कुछ उपाध्यक्ष हैं, कुछ सलाहकार हैं
और फिर एक कार्यकारिणी है। इन सब काफ़ी तो हर प्रदेश के लोग हैं, और इन सब से के बीच में से एक वर्किंग ग्रुप जैसा है, ऑफिस बेयरर्स। तो जब कभी कोई ऐसा मौका आता है तो हम लोग बैठते हैं। और अब आजकल तो ये हो गया है कि और पिछले 5-6 महीने से तो सब जो जहाँ है वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो मेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका इस्तेमाल करके हम लोग आपस में अभी वेबिनार तो अभी 2 बैठ के अभी हमारी 2 बैठ के जो हैं वो जूम के माध्यम से ही हुई। तो हम लोग कर लेते हैं, बैठ के करते हैं। लेकिन जब तक ये कोरोना काल समय ये समाप्त ना होके और स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, तब तक अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बस यही है कि कभी कोई बात आती है सामने तो हम लोग अपने वर्किंग ग्रुप में पहले बात कर लेते हैं, फिर उस चीज़ को कार्यकारिणी के सामने ले आते हैं, उनका अनुमोदन ले लेते हैं और उसमें फिर काम कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया अभी, हम अध्यक्ष मंडल में हमारे 6 सदस्य हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल में। और फिर बाद में और जो मुख्य काम जो होता है वो हमारे जो सचिव हैं 5 लोग, जो मुख्य सचिव जो 5 लोग हैं, तो ये सचिव, कभी कोई बात होती है तो सबसे पहले हम अपने सचिवालय को खबर करते हैं, सेक्रेटरीट को खबर करते हैं। वो लोग आपस में बैठ के और फिर चीज़ों को तय करके और फिर उसमें कोई जिस प्रस्ताव बनाना है, कुछ करना है, उसको फिर वो वर्किंग ग्रुप के सामने, फिर वर्किंग ग्रुप के बाद कार्यकारिणी के सामने फिर उसको मतलब अनुमोदन करके और तय कर लेते हैं। बाकी हिरोशिमा नागासाकी दिवस पर, हिरोशिमा दिवस पर देश भर में कार्यक्रम होते हैं। महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं, नेहरू जी की जयंती मनाते हैं, यूएनओ डे मना लेते हैं, विश्व शांति के लिए। और भी जैसे हमारे जो स्थानीय हीरो हैं उन लोगों के चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती, भगत सिंह की जयंती, भगत सिंह की पुण्यतिथि पर 23 मार्च को तो रायपुर में हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में नौजवान भी इकट्ठे होते हैं, गोष्ठी होती है। और पूरे छत्तीसगढ़ में भगत सिंह की पुण्यतिथि पर तो बहुत कार्यक्रम होते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हम लोग इस तरह से अलग अलग अवसरों पर, वो वियतनाम दिवस में क्यूबा के साथ एकजुटता दिवस मना लिया, और इस तरह से कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रहते हैं। दुनिया जहान की सारी बातें, हर जगह शांति, एकजुटता की बात आप करते हैं, लेकिन एक बात, पिछले दिनों लिंचिंग की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं हिंदुस्तान में। लिंचिंग की बात में तो उसका विरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। उसका विरोध तो हम करते ही हैं। हाँ, कोई सवाल ही नहीं है। लेकर कुछ क्या आपका संगठन नहीं, अब एक क्या होता है कि लेता है लीगल एक्शन वगैरह तो हम लोग नहीं ले पाते हैं, नहीं वो नहीं कर पाते हैं हम उतने। लेकिन जो मानवाधिकार संगठन, जो दूसरे लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि यह है क्या कि एक एक घटना ऐसी हो जाती है, तो उतने साधन हमारे पास नहीं है कि हर जगह। लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाली जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके साथ हमारा समर्थन बिल्कुल रहता है। और हमारे कार्यक्रमों में उनकी भी भागीदारी रहती है। तो कई बार इस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं। अब हम लोग, मेरा ख्याल है, कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं जी। तो मैं थोड़ा सा ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में तो एक प्रदेश संगठन भी होता है। तो पुष्पा देवी सिंह हैं, आदिवासी महिला हैं, 3 बार संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं, वो हमारी अध्यक्ष हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले हमारा प्रांतीय सम्मेलन भी हुआ। तो उसमें छत्तीसगढ़ के ही एक जो वरिष्ठ मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव, वो उसका उद्घाटन करने के लिए आए। तो ये तो हर जगह प्रदेशों में हम इस तरह से भी काम करते हैं। और जो सचिव मंडल में मुख्य तौर पर मैं, क्योंकि ये आपके दर्शकों को भी जानकारी होना चाहिए कि पल्लव सेनगुप्ता जो हाँ, तो जो स्ट्रक्चर है तो उसमें सेक्रेटरीट में मुख्य तौर पर पल्लव सेनगुप्ता हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन वगैरह कोई बड़ी संस्था थी जिसमें वहाँ हंगेरी में कहीं रहे बरसों वो, और बहुत व्यापक अनुभव है उनको वैश्विक राजनीति का। तो वो हैं। उनके साथ में प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, अरुण वो उनके साथ में हैं, और एक प्रोफेसर सोनिया गुप्ता हैं, वो उनके साथ में। तो हमारे पांडिचेरी के लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे एक मतलब प्रबुद्ध और प्रभावशाली जानकार लोगों का समूह है कुल मिलाकर, जो हमारा जो एक लीडरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, बना हुआ है। तो इसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। और जो बार बार आपने एक सवाल उठाया था, तो मैं अंत में उसमें यही कहना चाहता हूँ कि हमारा काम
जनमत जागृत करना, जनमत बनाना है। उस दिशा में हम लगातार प्रयत्नशील हैं। उसमें सफलता असफलता जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते, उसका कोई बिल्कुल पैमाना सही नहीं, बात। कोई जी। पैमाना नहीं है कि कल आपके इतने हज़ार लोग आपके, कोई हम टेलीफोन पर सदस्य नहीं बनाते हैं भाई। जी देख परख कर लोगों को बनाते हैं, और वो लोग अपने इलाके में वो कितना क्या काम कर रहे हैं, लोगों के मन तक उनकी बात कहाँ तक पहुँची, हमारे एक सदस्य ने और 10 सदस्यों से बात की, उसमें क्या उसका परिणाम निकले तो वही जानते हैं ना, धीरे धीरे मालूम पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काम करते जाना, काम करते जाना है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं देशबंधु के प्रधान संपादक ललित सुरजन जी के साथ, और उनके पत्रकारिता जीवन जो है, पत्रकारिता पर आधारित जो जीवन है, उस पे कई सारी बातें होती रही हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उनके सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों पर आधारित जो उनका जो पूरा जीवन का एक पूरा जो जीवन बीत रहा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, और लगातार हम उनके सामाजिक सरोकारों पे बात कर रहे हैं। आज हमने बात की एप्सो के बारे में, जो अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन कहलाता है, और इसका पूरा का पूरा जो नेटवर्क कैसे काम करता है, देश में विदेश में बाकी जगह, भले गांव हो कि शहर हो, हर जगह शांति और एकजुटता के लिए ललित जी और पूरा इनका जो संगठन है एप्सो, वो कैसे काम करते हैं, उस पूरा आपने विस्तार से अभी सुना। और इसके बाद भी बहुत सारे अनुभव ललित जी के पास में हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं ललित जी के कि ये अपना एक बहुमूल्य समय जो है वो हमको घंटे घंटे भर दे रहे हैं, और हमारी बातों, हमारे प्रश्नों का जवाब दिए जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इनके द्वारा इनके जो अनुभव हैं वो हम आप सब तक पहुंचाएं। इसीलिए इस कार्यक्रम को हम अभी जारी रखेंगे, और अगली कड़ी में अगले इनके जो अनुभव हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए DV लाइव। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।